हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, यानी मानव स्वास्थ्य और रोग। हम लोगों ने वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बात की, हम लोगों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात करी। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम मलेरिया के बारे में भी हमने बात कर ली थी। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज फंगल इन्फेक्शन और कुछ अन्य रोगों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, हम बात कर रहे थे मलेरिया के बारे में कि मलेरिया जो है उसमें क्या होता है कि ठंड लग लग के बुखार आते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा चिल होता है, मतलब थरथराने वाली ठंडक लगने लगती है और उसके बाद फीवर आ जाता है। तो ऐसे लक्षण जो होते हैं वो किस में होते हैं? मलेरिया में। अब उसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज ही इसका रोग कारक है, जिसमें 3 अलग अलग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। ठीक है। वेक्टर इसका क्या होता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इसका वेक्टर होती है और सिम्टम्स इसके क्या है? हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, हाई ग्रेड फीवर चिल्स के साथ। अब हमें वैसे तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ना है विस्तार में, लेकिन चूंकि हम डिजीजेस का नाम और पैथोजन, वेक्टर और सिम्टम्स लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं अमीबियासिस के बारे में। अमीबियासिस रोग के बारे में पढ़ लेंगे। तो अमीबियासिस क्या है, पैथोजन इसका क्या है, यानी इसका रोग कारक क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो रोग कारक है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये कौन सी प्रोटोजोन डिजीज के बारे में हम बात करने लगे हैं अब। तो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है अमीबियासिस का? ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो प्रोटोजोन से अमीबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी हो जाती है। अमीबियासिस को आप अमीबिक डिसेंट्री भी कह सकते हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं बच्चों? इसका वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले हाउस फ्लाई अमीबियासिस का वेक्टर है, यानी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन किस अंग को प्रभावित करता है? या आपकी बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? अमीबियासिस के या अमीबिक डिसेंट्री के सिम्टम्स क्या क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन, स्टूल विद म्यूकस यानी कि चिकनाहट भरा चिकनाहट वाला पदार्थ होगा स्टूल में, और ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, है ना। यानी कि जो आपका ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोवन पैरासाइट से कौन सी बीमारी होती है? अमीबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में दर्द यानी एब्डोमिनल पेन, आपका क्रैम्प्स या ऐंठन होना पेट में, स्टूल में एक्सेस म्यूकस का होना और स्टूल में ब्लड क्लॉट्स का होना। अब इसकी कैरियर कौन है? हाउस फ्लाइज यानी कि जो हमारे सामान्य घरों में जो मक्खी पाई जाती है ना, वो इस बीमारी की मैकेनिकल कैरियर है ना। और पैरासाइट को कैसे रिप्लेस करती, मतलब पैरासाइट कैसे कंटामिनेट करता है, कैसे वो किसी मनुष्य के शरीर में पहुंचता है? तो हाउस फ्लाइज जो हैं ये इसकी कैरियर हैं और पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से, यानी कि मक्खियां कहाँ बैठती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीसेस है, तो ये बीमारी ज्यादातर गांवों में हो, जहाँ पे ओपन स्पेसेस में अपना लोग शौच वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे फीसेस पे बैठी, वहां से उन्होंने मतलब क्यों डर्टी हो गए और फूड और उसके प्रोडक्ट्स तक लेकर गई और उस खाने को उन्होंने क्या कर दिया? कंटामिनेट कर दिया।
यानी कि दूषित कर दिया, है ना। और उससे वो साधारण नॉर्मल इंसान के द्वारा शरीर में लिया गया और क्या हो गया, इन्फेक्शन फैल गया। बीमारी का वाहक कौन है, हाउस फ्लाई या घरों में पाई जाने वाली मक्खियां। तो फीकल मैटर के द्वारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर इस इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। यानी कि जो ये एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, हम ये कह सकते हैं कि केवल गंदगी पर जो मक्खियां बैठती हैं, अगर उसमें एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है तो वो फिर मक्खी साधारण खाने पर बैठती, और इसीलिए गांवों में ये बीमारी बहुत ज्यादा, जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होगी, जहाँ पे साफ सफाई नहीं होगी, ये प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत सामान्य आम तौर पे देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और डिजीज है बच्चों, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक डिजीज है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले जानेंगे, देखो 4 तरीके की डिजीजेस के बारे में हम जानेंगे। पहला तो हम जानना हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। फिर हमने जाना वायरल डिजीजेस के बारे में, जो वायरसेस से फैलते हैं। उसके बाद हमने जाना प्रोटोजोअन डिजीजेस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अब हम जानेंगे फंगल डिजीजेस के बारे में, यानी कि फंगस से फैलने वाले डिजीजेस के बारे में, जिसमें रिंग वर्म एक डिजीज है, जिसको हम सामान्यतया दाद कह सकते हैं। गोल गोल संरचना टाइप की निकलने लगती है और मतलब पेनफुल भी होती है। पैथोजन, इसका रोग कारक क्या है? जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपीडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इपीडर्मोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन, ये जो हैं इसके रोग कारक हैं, पैथोजेंस हैं। स्प्रेड कैसे होता है? किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति का टॉवल यूज करने से, उसके कपड़े पहनने से, उसकी कंघी यूज करने से। फंगस इज अक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, और ये फंगस जो है वो सॉइल से भी आपको मिल सकता है। सिम्टम्स इसके क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस इचिंग, यानी कि इससे बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की आप कह सकते हैं इचिंग होती है या खुजली होती है, और गोल गोल चकत्ते जैसे शरीर में बन जाते हैं, किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और इपीडर्मोफाइटोन, ये कुछ ऐसे जेनरा हैं, और कई फंगी द्वारा ये रिंगवर्म होता है। रिंगवर्म का मतलब जैसे गोल गोल पैचेस बनेंगे। ये इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो मनुष्यों में बहुत कॉमन है, इसको हम जनरली दाद के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? उस जगह पे स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, एकदम सूखी हुई, स्केली लेसन्स होंगे शरीर के अलग अलग भागों में, जैसे स्किन है, नेल्स पे भी दिखाई पड़ता है, कभी किसी स्कैल्प पे भी, स्कैल्प यानी कि आपके सिर की त्वचा पर भी दिखाई पड़ सकता है। ये जो निशान होते हैं इनमें बहुत ज्यादा तेज इचिंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुजली होती है। और फोल्ड्स में, हमारे बॉडी में जितनी जगहों पे फोल्ड्स पाए जाते हैं उन फोल्ड्स में भी ये ग्रो थोड़ा तेजी से हो जाते हैं। हीट और मॉइस्चर इन फंगी को स्किन के फोल्ड्स में ग्रो करने में थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि हेल्पफुल होती है, जैसे ग्रोइन अथवा पैर की उंगलियों के बीच में ग्रो करने में ये हेल्प करते हैं। रिंग वर्म्स जो हैं वो जनरली आपको मिलते कहाँ से हैं? सामान्यतः सॉइल से मिलते हैं, या इन्फेक्टेड व्यक्तियों का यदि टॉवेल यूज कर लिया जाए, क्लोथ्स का यूज किया जाए, या यहाँ तक कि मान लीजिए उसके स्कैल्प में है तो उसकी यूज की गई कॉम्ब का भी अगर यूज किया जाए तो ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। ठीक है, तो रिंगवर्म से बचने के क्या तरीके हैं? ये तरीके देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो भी होती हैं बच्चों, है ना, जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं उन सब के बचाव के लिए
है ना। क्या चीज जरूरी है? हाइजीन, स्वच्छता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक और रोग है उसके बारे में बात कर लेंगे। आपका फंगल डिजीजेस में हमने बात करी रिंग वर्म्स से होने वाले डिजीज के बारे में, और कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो वर्म्स से हमें मिलते हैं, यानी कि डिजीजेस कॉज्ड बाय वर्म्स। उसमें से एक डिजीज है जिसका नाम है एस्कैरियासिस। क्या नाम है? एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस का पैथोजन जो है वो क्या है? राउंड वर्म। राउंड वर्म इसका रोग कारक है और एस्केरिस भी इसका रोग कारक है। तो कॉमन राउंड वर्म, एस्केरिस, और इसको हम फाइलेरियल वर्म भी कह सकते हैं, वुचेरिया। ये कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो मनुष्यों के लिए क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि रोग कारक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? आपका एक इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला पैरासाइट है एस्केरिस, ये एस्कैरियासिस का कारण है। इस पैरासाइट के जो एग्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ बाहर आते हैं और कंटामिनेट कर देते हैं किस चीज को? सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को। इन सबको ये कंटामिनेट कर सकते हैं। और जब हेल्दी पर्सन में ये इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड के द्वारा, आपका वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के द्वारा हो जाता है ना। और एक रोग और है एलिफेंटियासिस, है ना, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जो एस्कैरियासिस है इसका जो रोग कारक है वो है राउंड वर्म और एस्कैरिस। स्प्रेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटामिनेटेड बाय फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी किसी को अगर इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एस्कैरियासिस है और उसके द्वारा, है ना, जैसे ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब गांवों में जहाँ पे खेती हो रही है, खेतों में लोग शौच चले जाते हैं, तो वहां पे उनके फीसेस के द्वारा क्या होता है? जो आपका वेजिटेबल्स का खेत है, फ्रूट्स हैं, वो कंटामिनेट हो जाते हैं और उसके द्वारा अगर बिना धुले, बिना क्लीन किए अच्छी तरह से अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो उससे ये फैल जाता है, यानी कि स्प्रेड हो जाता है। इसका सिम्टम्स क्या है? इसके लक्षण क्या हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया यानी कि खून की कमी। क्योंकि अगर कोई, हम ये बिल्कुल सिंपल समझेंगे, अगर कोई कीड़ा आ गया तो खून तो सारा आपका चूस ही रहा है, तो फिर क्या होगा? एनीमिया। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, यानी कि बड़े होने के साथ साथ इंटेस्टिनल पैसेज का भी ब्लॉकेज हो जाता है ना। एलिफेंटियासिस, जिसमें इसका दूसरा नाम है फाइलेरियासिस, यानी कि फाइलेरिया। अगर उसको हम एकदम सामान्य शब्द में बोलें तो उसको फाइलेरिया कहा जाता है, जहाँ पे अब बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने जमाने में जनरली भी देखा गया है, जैसे किसी एक पाँव में, कोई एक पाँव ऐसा होगा कि जिसमें बहुत ज्यादा सूजन होगी, मतलब हाथी पाँव, हिंदी में उसको हाथी पाँव कहते हैं। यानी पाँव जो है वो बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, है ना। तो क्या है ये? इसका पैथोजन जो होता है वो वुचेरिया मलाई एंड वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। कैसे होता है? सोचिए, एक छोटे से मच्छर के काटने से ये बीमारी हो सकती है। इसमें क्या है? बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, मादा मच्छर के काटने से ये बीमारी फैल सकती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी कि दोनों पैरों में से किसी एक पैर पे इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जो आपकी लसिका तंत्र है उसको डायरेक्ट प्रभावित करता है। लिम्फेटिक आपका वेसल्स को बहुत डायरेक्ट प्रभावित करता है। और हम एकदम अगर सामान्य भाषा में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पाँव जो है वो बिल्कुल हाथी के जैसा मोटा हो जाएगा, तो हाथी पाँव ही इसका सामान्य भाषा में नाम भी है। ये ऑर्गन्स के लोअर लिम्ब में, लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं और
बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक रह करके वहां पे क्या करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। ये डिजीज आपका एलिफेंटियासिस, या एलिफेंटियासिस नाम ही है इसका, हिंदी में हम हाथी पांव कहते हैं, और या इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स भी जनरली इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होती है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है। वेक्टर फीमेल कौन सी मच्छर के काटने से होता है, इसमें लिखा हुआ है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। जब आपकी क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो इस पैथोजन को ट्रांसफर कर देती है उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में, और वहां पे ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, रोग को फैला देते हैं। अब हमने रोगों के बारे में पढ़ लिया, अब हम जानेंगे लाइफ साइकिल, आपका प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में। तो प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोन डिजीज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में। मुख्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी मनुष्यों में मलेरिया, जो किसी मच्छर के फैलाने से होती है और जिसमें आपको ठंड लग के बहुत ज्यादा फीवर आता है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज के काटने से होती है, जिसमें आपका प्लाज्मोडियम सेल्सीपेरम का अगर इन्फेक्शन है तो वो बहुत ज्यादा घातक होता है मनुष्य के जीवन के लिए। तो प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट्स। देखिए क्यों हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन जो है ये अपनी जीवन चक्र को केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट ही नहीं कर सकता, है ना। इस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए ये आपके कोर्स में भी है कि प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। व्हेन हम पढ़ेंगे, व्हेन फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो bites a healthy human being, it releases plasmodium which lives in its body as sporozoite, यानी कि इन्फेक्शियस फॉर्म। जब आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो क्या रिलीज कर देती है, स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में क्या चले जाता है, प्लाज्मोडियम चले जाता है, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो की शरीर में होता है किसके रूप में, स्पोरोजोइट के रूप में, और वो स्पोरोजोइट जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म, वही स्पोरोजोइट्स जो है वही इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं। उसके बाद द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई, और कैसे कर लेते हैं अपने आप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, इन द लिवर सेल्स, यकृत की कोशिकाओं में, एंड फाइनली बर्स्ट द लिवर सेल्स, और फाइनली क्या होती है, यकृत कोशिकाओं को वो बर्स्ट कर देते हैं। स्पोरोजोइट्स आर रिलीज्ड इन ब्लड, और वो स्पोरोजोइट्स फिर पूरे रक्त में फैल जाते हैं, मनुष्य के ब्लड में फैल जाते हैं। पैरासाइट्स एंटर आरबीसीज, यानी किस पर प्रहार करते हैं, पैरासाइट्स जो हैं वो ब्लड में पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उस पर प्रहार करते हैं। फर्दर मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही करते हैं। एंड फाइनली बर्स्ट आरबीसीज ऑल्सो, और फाइनली वो आरबीसीज को भी बर्स्ट करके बाहर निकल आते हैं। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज इज accompanied by release of a toxic substance called hemozoin, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में रिलीज हो जाता है, हीमोजोइन, जो एसोसिएटेड है किसके द्वारा, किसके थ्रू, फीवर एंड चिल्स, यानी कि अगर जब ठंड लग के इन्फेक्शन बहुत पहले हुआ, लेकिन जब फाइनली प्रोटोजोन जो था प्लाज्मोडियम, उसने लिवर सेल्स को डैमेज किया, और उसके बाद वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद बर्स्ट होके स्पोरोजोइट्स कहाँ रिलीज हो गए, ब्लड में। वहां पे उन्होंने आरबीसीज पर अटैक किया, और वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फिर से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आरबीसीज को भी बर्स्ट किया जब, तो वहां पे क्या, एक टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ा उन्होंने ब्लड में जिसका नाम था हीमोजोइन, और उस हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस के छोड़ने के बाद
ठंड लग के क्या होने लगा, फीवर आने लगा, चिल्स एंड फीवर शुरू हुआ। इन द आरबीसीज ओनली स्पोरोजोइड्स चेंज इनटू गैमेटोसाइट्स। अब आरबीसीज में क्या चेंज हुआ, स्पोरोजोइड्स जो थे वो गैमेटोसाइट्स में चेंज हो गए। अब ये आ गई कौन सी, सेक्सुअल स्टेज आ गई, गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई। अब गैमेटोसाइट्स फिर मल्टीप्लाई करते हैं। When the diseased person is bitten by a female anopheles mosquito, अब फिर से देखो क्या है कि कोई व्यक्ति को मलेरिया बुखार है। अब वो अगर उसको कोई नॉर्मल फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ने काट लिया तो क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मॉस्किटो। तो अब क्या होगा, होस्ट, यहाँ शुरुआत में बात हुई कि प्लाज्मोडियम को जो है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है, यानी कि मच्छर और मनुष्य दोनों के ही शरीर का यूज करके तब प्लाज्मोडियम जो है वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो जब किसी बीमार व्यक्ति को फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कट करती है तो ब्लड से क्या कर लेती है, साथ साथ गैमेटोसाइट्स को भी मॉस्किटो अपने शरीर में, मतलब मॉस्किटो के शरीर में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं। गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइज एंड डेवलप इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स। ठीक है, यानी कि अब इसमें जब हम स्टेजेस की बात करेंगे तो गैमेटोसाइट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे, स्पोरोजोइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद डेवलप करने लगेंगे मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में और उसके बाद स्पोरोजोइड्स को फॉर्म करेंगे और यही स्पोरोजोइड्स को फिर से जब वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो ह्यूमन बॉडी में वो चले जाएंगे। स्पोरोजोइड्स कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, स्पोरोजोइड्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, यानी कि जो मच्छर की लार ग्रंथियां होती हैं उसी में ये स्टोर होते हैं, एंड आर रिलीज्ड इनटू द हेल्दी पर्सन हु इज बिटन बाय दिस मॉस्किटो, और किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, तो इसको हम अगर कहानी की तरह समझना चाहें, बच्चों देखो है कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि हम इसको बहुत कठिन समझते हैं, स्पोरोजोइड्स, गैमेटोसाइट्स, इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जब प्रॉपर नहीं समझ पाते तो आपको कठिन लगता है। इसको अगर एक कहानी की तरह हम लर्न कर लें अच्छी तरह से तो आपको याद भी हो सकता है। जैसे ह्यूमंस में कुछ रोग आपके प्रोटोजोअन्स से भी होते हैं, तो आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी डिजीज है जिससे मनुष्य बहुत सालों से लड़ता आ रहा है ना। प्लाज्मोडियम क्या है, एक बहुत छोटा पैरासाइट है, बहुत छोटा पैरासाइट है। इसको अगर हम डायग्राम देखें तो ये है लाइफ साइकिल आपकी प्लाज्मोडियम की। अब इसमें किस तरह से ये फैलता है ये आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो है वो एक बहुत छोटा प्रोटोजोन है, ठीक है, और मलेरिया रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं, हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं। तो कुछ जो पैथोजेंस होते हैं सूक्ष्म जीवों में वो हमारे शत्रुओं की कैटेगरी में आते हैं ना। तो जैसे मलेरिया है, प्लाज्मोडियम के थ्रू फैल जाता है, बहुत छोटा प्रोटोजोन है और मलेरिया बुखार के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसकी अलग अलग 3 स्पीसीज का नाम लर्न करेंगे आप, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों जो है मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि मैलिग्नेंट मलेरिया है, या सबसे ज्यादा संक्रामक भी है और सबसे ज्यादा घातक भी है, सीरियस भी हो सकता है इसमें जो पेशेंट है। इसमें होता क्या है कि जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज किसी भी मनुष्य को काटती है
तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। ठीक है, जब स्पोरोजोइट्स के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं तब फिर क्या होता है, उसके बाद इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज ह्यूमन बॉडी में घुसे। अब इन्होंने ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये लीवर में पहुंच जाते हैं मनुष्य के, और वहां पे मल्टीप्लाई होकर के अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। संख्या बढ़ने के बाद क्या होते हैं, ये आरबीसी पर अटैक करते हैं। आरबीसी क्या, ब्लड में पाई जाने वाली आपके रेड ब्लड कैप्सूल्स, लाल रक्त कणिकाओं पर अटैक कर देते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद आरबीसी क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने के साथ साथ उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। यानी कि जब शरीर में पहुंचने के बाद, लीवर में अपने आप को मल्टीप्लाई करने के बाद, रेड ब्लड सेल्स में अपने आप को मल्टीप्लाई करने के बाद बर्स्ट होती है, तब जाके उसका सिम्टम दिखाई पड़ता है। तब ठंड लग लग के क्या होती है, बुखार आने लगता है। यानी ठिठुरन के साथ क्या होता है, रेगुलर लगातार वो बुखार नहीं बना रहता, लेकिन हर 3-4 दिन के अंतर पे ठंड लग लग के क्या होती है, बुखार आता है और हाई फीवर होता है ना। तो जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी, अब देखिए अब क्या हुआ, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो थे उसने स्वस्थ मनुष्य को काटा, है ना। अब वो स्वस्थ मनुष्य जो है वो रोगी हो गया। अब उस रोगी को भी मच्छर के काटने से बचना चाहिए, क्योंकि वो रोगी भी रोग फैला सकता है। कैसे, एक नॉर्मल फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, अगर वो उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटती है तो पैरासाइट क्या है, फिर गेमेटोसाइट कैटेगरी में आता है, और उसके शरीर में फिर वो प्रवेश कर जाता है, किसमें, मच्छर में, और फिर आगे का डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके स्पोरोजॉइट्स बनाते हैं वहां पे, और सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स में ही स्टोर होते हैं ताकि जब मच्छर काटे इंसान को तो उसके लार के साथ साथ वो ब्लड में प्रवेश कर जाएं, इसीलिए वो वहां पे स्टोर होते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वही जो शुरुआत में मैंने आपको इवेंट्स बताई, वही इवेंट्स दोबारा से शुरू हो जाती है, यानी कि वो चक्र जो है वो फिर से शुरू हो जाता है। अब मलेरिया के पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक तो इंसान ह्यूमंस और दूसरे मॉस्किटो, वो भी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है, किसका, मलेरिया का, तो आप उसको वेक्टर कहते हैं। अब इसमें देखिए हम ये देख रहे हैं, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर, फर्स्ट कहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं किस तरह से दो होस्ट इनको चाहिए। एक तो चाहिए मॉस्किटो होस्ट, एक तो चाहिए मॉस्किटो होस्ट और दूसरा चाहिए ह्यूमन होस्ट। यानी कि जो आपका प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोन, इसको अपना जीवन काल पूर्ण करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि जब ये मच्छर, मान लीजिए ये मच्छर है फीमेल एनोफ्लीज जिसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद है। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bites. स्पोरोजोइट्स जो प्लाज्मोडियम के थे वो कहाँ पे, उन्होंने एक स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दिया। कहाँ पे असर, कहाँ पे हुआ, पैरासाइट्स स्पोरोजोइट्स के थे जो, वो कहाँ पहुंच गए, लीवर में। किसके थ्रू गए, ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब वहां पे जाके लीवर में क्या किया, मनुष्य की लीवर सेल्स में क्या किया, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स, यानी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और उसके बाद सेल को बर्स्ट करके वो ब्लड में रिलीज हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये देखिए अपने आप को उन्होंने बहुखंडन के द्वारा क्या किया, बहुत सारे हो गए, है ना। उसके बाद फिर वो कहाँ है, ब्लड में गए। अब ब्लड में क्या होता है, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस अगेन एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, और वहां पे रेड ब्लड सेल्स में भी बर्स्टिंग हो जाएगी, यानी कि फट जाती है, और उसके बाद फटने के बाद यहाँ पे ये फीमेल और मेल
ठीक है। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब जब आप सबको पता है कि मच्छर का खाना जो है वो क्या है, मनुष्य का ब्लड। तो जब ब्लड को वो सक करती है, ब्लड को जब सक करती है तो सेक्सुअल स्टेजेस जो है गैमेटोसाइट की वो रेड ब्लड सेल्स में डेवलप कर रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गैमेटोसाइट्स को कौन ले लेता है, मच्छर ले लेता है। ठीक है, किसके द्वारा, मनुष्य के ब्लड के द्वारा। जब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का बर्स्ट होता है तो यहाँ पे हीमोजोइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है ब्लड में, और उसके बाद फिर मलेरिया के सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो कैसा है, इन्फेक्टेड है, जिसमें जो स्पोरोजॉइट्स थे वो गैमेटोजॉइट्स के रूप में आ चुके हैं, यानी अब अपनी वो सेक्सुअल स्टेज में आ चुके हैं। और अभी तक वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, एसेक्सुअली अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वो हैप्लॉइड स्टेज में आए, फीमेल और मेल अलग अलग हो गया। ठीक है। अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसने क्या किया, गैमेटोसाइट्स को ले लिया अपनी ब्लड मील के साथ, यानी कि जो उसका मनुष्य का रक्त जो उसका खुराक है उसके साथ उसने उसको अपने शरीर में ले लिया। उसके शरीर में क्या होगा, मेल और फीमेल का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन। और मच्छर की आंतों में इस मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद फिर ये स्पोरोजॉइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो एक नियम हम हमेशा जानते हुए चलेंगे। देखिए, जब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं, जब हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करते हैं तो किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीवन चक्र होता है उसमें हो सकता है कि पूरा जीवन स्पोरोफिटिक हो या स्पोरोजॉइट्स वाला हो, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे वो गैमेटोफिटिक स्टेज में आएगा। यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की अगर हम बात करें तो अगर पूरा जीवन हैप्लॉइड है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन चक्र में डिप्लॉइड स्टेज भी आएगी, और अगर पूरा जीवन डिप्लॉइड है तो कहीं ना कहीं स्टेज पर एक हैप्लॉइड स्टेज भी आएगी, चाहे वो एक सिंगल सेल्स में ही हो। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मच्छर की आंतों के अंदर। अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट होगा, और क्या बन जाएंगे, स्पोरोजॉइट्स। क्या बन जाएंगे, स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। और कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में। किसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, मच्छर की लार ग्रंथियों में। और जो मच्छर का डंक होता है उसमें ही मच्छर की लार ग्रंथियां होती हैं। तो जब मॉस्किटो बाइट करता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो उसकी लार के साथ जब वो बाइट करता है तो क्या करता है, ब्लड को सक करता है और अपनी लार को छोड़ देता है। ठीक है। तो उसका लार इन्फेक्टेड है जब, तो वो मनुष्य के ब्लड में चला जाता है, और उसके बाद फिर वो स्वस्थ मनुष्य को भी क्या कर देता है, इन्फेक्शन दे देता है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस कौन सी होती हैं, स्पोरोजॉइट्स escape from intestine and migrate to the mosquito salivary glands। अब जब मैच्योर स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो मैच्योर होने के बाद पहुंच जाती हैं मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था इसकी इंटेस्टाइन में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पोरोजॉइट्स मैच्योर हुए तो ट्रांसफर होके कहाँ स्टोर हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स में ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। और वहां पे स्टोर रहे, और उसके बाद फिर से इन्फेक्टेड पर्सन को काटने पर इन्होंने फिर से एक स्वस्थ मनुष्य को क्या कर दिया, मलेरिया ग्रसित कर दिया। तो आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम और ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपका एग्जाम में भी आ सकता है, और ये अगर पूछा जाएगा इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, है ना। हो सकता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए,
हो सकता है आपको ये बोला जाए कि चित्र सहित समझाइए या चित्र के माध्यम से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझाइए। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने कुछ रोगों के बारे में जाना, उसके पैथोजेंस के बारे में जाना और उसके साथ साथ हमने एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में जाना और डायग्राम के माध्यम से उसको समझने की भी कोशिश करी। तो आपको उसको थ्योरी पार्ट भी समझा आपने कि किस तरह से उसको एक कहानी की तरह समझ लें कि किस तरह से फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड, उसने यदि स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसको इन्फेक्शन किया, उसके बाद उसके लीवर सेल्स में जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली, उसके बाद फिर रेड ब्लड सेल्स में चले जाता है, वहां पे उसको मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली और उसके बाद क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में जब मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो रेड ब्लड सेल्स की बर्स्ट होने के बाद उसमें हीमोजोइन नाम का एक केमिकल रिलीज कर देता है ब्लड में, कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में। और उसके बाद फिर लक्षण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं मलेरिया बुखार के, जिसमें ठिठुरन के साथ साथ क्या आता है, 3-4 दिनों के अंतराल पे तेज बुखार आ जाता है। उसके बाद फिर से वो गमीटोसाइट्स स्टेज में आने के बाद फिर से नॉर्मल कोई एनोफिलीज मॉस्किटो है, उसने अगर संक्रमित व्यक्ति को काटा तो उसके ब्लड को जब सक करती है तो ब्लड के साथ साथ किसको खींच लिया, गैमेटोसाइट्स को, यानी मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स को खींच लिया और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा उनका मच्छर की इंटेस्टाइन के अंदर और उसके बाद वहां से फर्टिलाइज होने के बाद स्पोरोजोइट्स कैटेगरी में आके वो मच्छर की ही लार ग्रंथि में स्टोर हो जाते हैं और जब फिर से वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर एक बार आप अच्छे से उसको समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी होगी। डायग्राम जरूर बना लेंगे और उसकी लेवलिंग करना सीखेंगे। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के भी लिहाज से और आपका नीट के प्रिपरेशन के भी लिहाज से। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।